फ्रेसनेल डिस्टेंस के अंदर हमने ये वो पढ़ा है डिफ्रैक्शन। जब लाइट स्लिट में से पास होती है तो वो बैंड होती है कॉर्नर से डिफ्रैक्शन में, लेकिन वो एकदम बैंड नहीं होती, उसका जो बेंडिंग होती है वो स्लाइट होती है थोड़ी थोड़ी ऐसे। तो स्लिट से निकलने के बाद लगभग कितनी डिस्टेंस तक जो है ये लाइट की जो बीम होती है वो सीधी दिखाई दे हमें। मतलब जैसे कि ये स्लिट है, ये बिल्कुल अगर स्लाइटली धीरे धीरे अगर वाइड हो रही है ऐसे थोड़ी थोड़ी, तो लगभग यहाँ तक ये जो विड्थ है ये लगभग यहाँ पर हमें महसूस हुआ है कि इसमें डेविएशन हुआ है। मतलब यहाँ से जब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये लगभग हमें देखो यहाँ से डेविएशन थोड़ा सा इसका महसूस होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ यहाँ तक की जो विड्थ है ये, इस विड्थ को कहा जाता है, ये जो डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस इसको कहा जाता है फ्रेसनेल डिस्टेंस। इसमें थोड़ी सी कम है क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा है। यानी कि आफ्टर डिफ्रैक्शन द मिनिमम डिस्टेंस from slit at which, जहाँ पर the deviation of a diffracted wave या बीम, डिफ्रैक्टेड बीम become visible from straight line या स्ट्रेट लाइन से या पाथ से। मतलब डेविएशन के बाद, डिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है उसका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमें उसका डेविएशन महसूस हो जाता है। जैसे इसमें इस स्लिट्स में अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो लगभग इतनी डिस्टेंस आती है, ये तो आती थोड़ी सी क्योंकि डेविएशन ज़्यादा था, और यहाँ पे हमने डेविएशन थोड़ा सा कम लिया है, तो लगभग इतनी डिस्टेंस के बाद हमें महसूस होता है कि ये जो डिफ्रैक्टेड लाइट थी ये स्ट्रेट पाथ से डेविएट होगी। ये हो गया इसका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब बहुत नेग्लिजिबल होगा। अब हम आते हैं, जब ये लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी स्ट्रेट पाथ से, उससे आगे इसकी जो विड्थ है वो इसकी ओरिजिनल विड्थ से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और फ्रेसनेल डिस्टेंस तक इसकी जो विड्थ हो जाएगी, यानी कि जो ये विड्थ है हमारे पास है, ये जो एंगुलर विड्थ आएगी इसकी, या इसको हम x मान लेते हैं, ये x जो है वो नियरली इक्वल टू a रहेगी। ठीक है, एट फ्रेसनेल डिस्टेंस के ऊपर, फ्रेसनेल की जो डिस्टेंस होगी वहाँ पर जो है x की वैल्यू नियरली इक्वल टू a यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू a रहेगी। उससे आगे ये ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो डेविएटेड बीम है ना उसकी विड्थ इतनी होगी, यहाँ पे इतनी होगी, यहाँ पे इतनी होगी, लेकिन फ्रेसनेल डिस्टेंस तक इसकी जो विड्थ है वो लगभग उतनी है। ठीक है, अब ये विड्थ निकालते हैं हम एंगल वाले फार्मूले से। एंगल क्या होता है? एंगल ये होता है, मान लो ये एंगल थीटा हो, ये आर्क की लेंथ हो, ये रेडियस हो, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। एल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको एल मानते हैं। ठीक है,
ये जो इसकी सेंट्रल लाइन से इसकी जो चेंज हुआ है, जो विड्थ चेंज हुई है, उसको हम मानेंगे एल, और जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है इसको मानेंगे थीटा। अब थीटा का फार्मूला निकाल, ये हो गया एल इज इक्वल टू आर थीटा, और अकॉर्डिंग टू डेविएशन हमारे पास क्या होता था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 कर देंगे, तो हमारे पास ए और थीटा समान है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और एज ए थीटा वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि डेविएशन तो क्लियर है ही नहीं, यहाँ तक है, यहाँ तक तो डेविएशन बहुत स्मॉल है, फ्रेशनल डिस्टेंस तक जो डेविएशन है वो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा में। इसका मतलब ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए लैम्डा, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई ए। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, लैम्डा बाई ए। और अब यहाँ पे जो एल आया है वो ए के ही बराबर होगा, क्योंकि ये जो फ्रेशनल डिस्टेंस आई है ये रेडियस, इसको हम रेडियस मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से जो वेव गई वो इस पॉइंट तक हमें स्ट्रेट दिखाई दी, इसमें और इस डायग्राम में यहाँ तक ये जो वेव है ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो जब तक फ्रेशनल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट तब तक तो ये जो विड्थ है ये इसी विड्थ के बराबर रहेगी, ठीक है। और ये विड्थ मतलब ये चाप, ये जो एंगुलर विड्थ है ना, ये किसके बराबर रहेगी, ए के बराबर। तो एट ए फ्रेशनल डिस्टेंस, यानी कि हम फ्रेशनल डिस्टेंस को हम क्या मान देते हैं, ZF मान लेते हैं। एट फ्रेशनल डिस्टेंस यानी कि ZF के ऊपर R जो है वो, L जो है वो A के करीब रहेगा, L इज इक्वल टू ए, L नियरली इक्वल टू ए, मतलब ये जो विड्थ ऑफ द बीम जो है वो A के ही बराबर है। L है यहाँ पे विड्थ ऑफ बीम, इसको लिखेंगे विड्थ ऑफ बीम। जो बीम की विड्थ है वो A के ही करीब है, तो L की जगह हम A पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब, और R जो है ना वो फ्रेशनल डिस्टेंस हो जाएगा। भाई ये जो इस लाइन से और इस लाइन तक इसमें बहुत कम डेविएशन हुआ है, तो ये है वो डेविएशन, तो इसका मतलब ये भी R के करीब है। जो रेडियस है ना वो तो लेना हमने ZF के करीब, कि ZF की डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन से उसका डेविएशन सिग्निफिकेंस या मतलब विजिबल नहीं होता है, लगभग सीधी दिखाई देती है। फ्रेशनल डिस्टेंस के बाद जो है ना हमें डेविएशन दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब डेविएशन बहुत स्मॉल होता है फ्रेशनल डिस्टेंस तक। इस केस में हमने ये जो आर्क बनाई है उसमें R की जगह तो हमने ZF करना है, और L जो है वो एंगुलर विड्थ हो जाएगी। तो जब तक फ्रेशनल डिस्टेंस होगी इस बीम की विड्थ जो होती है वो किसके करीब हो जाती है, A के ही करीब रहती है, ठीक है। तो इस केस में हमने L की जगह तो A पुट करना है, R की जगह ZF पुट करना है। फार्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू L बाई आर वाला, L इज इक्वल टू R बाई थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे तो कर देंगे हम L की जगह तो कर देंगे A, ठीक है, बल्कि R की वैल्यू निकाल लो अब यहाँ से। R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास L बाई थीटा, ठीक है, और R जो है वो ZF है, ठीक है, और ZF इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा L की जगह, थीटा की जगह क्या पुट किया हमने, लैम्डा बाई A, थीटा की जगह लैम्डा बाई A और L की जगह A, तो A अपॉन लैम्डा बाई A, तो ये A पलट जाएगा। तो ZF की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, A स्क्वायर बाई लैम्डा। समझ में आया, मतलब ये बीम जो है वो स्ट्रेट पाथ से कब तक हमें लगभग स्ट्रेट दिखाई देगी, मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर द डिफ्रैक्शन एट विच द डिफ्रैक्टेड वेव जो है, डिफ्रैक्टेड बीम जो है वो अपीयर्स टू बी स्ट्रेट। कहाँ तक वो हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, तो वो सीधी दिखाई देगी हमें ZF तक, ठीक है। उससे आगे उसमें डेविएशन शुरू हो जाएगा, तो उसमें थीटा वाला कंसेप्ट यूज़ करके हमने L को A के बराबर लेना है, क्योंकि जब तक
फ्रैक्शनल डिस्टेंस रहेगी तब तक ये जो विड्थ है ये इसके ही बराबर रहेगी। तो L इज इक्वल टू ए हो जाएगा। थीटा वेरी समान है, थीटा की वैल्यू ये हमने पाथ डिफरेंस का इक्वेशन निकाली है, उसमें डिफ्रैक्शन वाला जो आर्टिकल करवाया था उसमें पाथ डिफरेंस की इक्वेशन निकाली हुई है कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्बडा। इसका मतलब ये हुआ कि ए थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस जो है वो ए स्क्वायर बाई लैम्बडा कम से कम इतनी होती है। तो किताब में रिलेशन मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई कम से कम इतनी तो होगी वो। ठीक है। रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेक क्लियर एंड distinct images of a two closely spaced objects। ये होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी टू मेक द क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो। माइक्रोस्कोप है तो नज़दीक के दो ऑब्जेक्ट ले लें हम, ये बिल्कुल नज़दीक हैं तो वैसे तो ये हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्कोप के छोटे इंस्ट्रूमेंट तो दिखाई नहीं देते ऑब्जेक्ट तो, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप इनको कितना मतलब अलग करके क्लियर और अलग करके दिखा सकता है। ब्लर भी नहीं दिखाना है और अलग करके भी दिखाना है, मतलब क्लियर भी दिखाना है और थोड़ा सा अलग डिस्टिंक्शन मतलब अलग अलग सेपरेशन उनमें। तो ये दोनों क्लियर भी दिखाई दें और अलग अलग भी दिखाई दें, उस एबिलिटी को कहा जाता है रिजॉल्विंग पावर। जो माइक्रोस्कोप का डिस्कस करते हैं, भाई ये दो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल अलग अलग हैं, इनको तो अलग अलग दिखाना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोप होगा जिसकी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी वो उतने ही क्लोज ऑब्जेक्ट्स को अलग करके दिखाएगा। जैसे मुझे तो ये थोड़ा अलग मैंने बड़ा है, तुम्हें ये एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोप जितने क्लोज ऑब्जेक्ट्स को, जितने छोटे और जितने क्लोज ऑब्जेक्ट्स को क्लियर और अलग करके दिखाएगा वो उतना ही बढ़िया माइक्रोस्कोप होगा, उतना ही अच्छा माइक्रोस्कोप होगा। तो ये रिजॉल्विंग पावर होती है। तो अब इसी तरह टेलीस्कोप का होता है कि भाई दूर के ऑब्जेक्ट है, दो पहाड़ियाँ हैं, दो पेड़ हैं या दो स्टार्स हैं, वो बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्लियर और अलग करके जितना हमें दिखाई देता है, दिखाई देगा टेलीस्कोप पे, वो उतना ही उसकी उतनी ही रिजॉल्विंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है रिजॉल्विंग लिमिट पर। माइक्रोस्कोप की बात करते हैं अब हम, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें या टेलीस्कोप की बात करें, दोनों में रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो रिजॉल्विंग लिमिट के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट। अब रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है ये देखते हैं हम। रिजॉल्विंग लिमिट की डेफिनेशन, रिजॉल्विंग लिमिट पहले समझा देते हैं फिर लिख देंगे। रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब होता है कि उनके बीच में जो दूरी होती है ना, दूरी, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। कि भाई कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उनके दो पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ये इतनी दूर है तो इनकी रिजॉल्विंग लिमिट इतनी है, और अगर और नज़दीक आगे कम होगी, और दूर हो गए तो इतनी होगी। ये जो उनके बीच का जो सेपरेशन होता है इसी को कहा जाता है रिजॉल्विंग लिमिट, यानी कि द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी सीन सेपरेटली। ठीक है, दैट कैन बी सीन सेपरेटली, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स
दैट कैन बी सीन सेपरेटली, जिसको हम अलग से देख सकते हैं, अलग हमने देखना है सेपरेटली, जिनको अलग करके देखना होता है। जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसको हमने अलग करके देखना है वो होती है रिजॉल्विंग लिमिट। और रिजॉल्विंग लिमिट जितनी कम होगी उसको जितना अलग करके दिखाएगा, भाई हमने रिजॉल्विंग पावर में बताया था, वो उसकी पावर उतनी अच्छी होगी। मतलब जो जितने क्लोज ऑब्जेक्ट होंगे उनको जितना दूर करके दिखा सकते हैं उतनी ही रिजॉल्विंग पावर अच्छी मानी जाती है। तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल टू द रिजॉल्विंग लिमिट। अब जब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप यानी कि RL ऑफ माइक्रोस्कोप, जैसे कि ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट से देखा जाता है पहले, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से हमने इन दो ऑब्जेक्ट्स को देखना है। ये दो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल नज़दीक, इनको अलग करके देखना है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने कितना एंगल बनाया है, इसका सेंटर लाइन लेते हैं तो सेंटर से अगर एंगल थीटा है तो टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा। माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है आगे वाला लेंस माइक्रोस्कोप का, तो उसने जो है ऑब्जेक्ट्स के साथ कितना एंगल बनाया उसके अपर्चर पर, एक तो उस पर डिपेंड करती है, एक हम ऑब्जेक्ट को किस लाइट में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ए माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है RL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो हमने वेवलेंथ ली है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 थीटा। 2 थीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स ने कितना एंगल बनाया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि RL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा समाल है, समाल थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब RL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे, तो हम लिख सकते हैं RL इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डाल देंगे वहाँ पे 2 म्यू साइन थीटा। वेयर म्यू क्या होता है, वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर RP रिजॉल्विंग पावर 1/RL, तो इसका मतलब RP रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा, 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा, ये आ जाएगी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप जो होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज बढ़ाता है, उनको अलग करके देखना। जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग है उसमें हमें जब हम ऊपर देखते हैं तो 2 बिल्डिंग, 2 खिड़की,
दो दरवाजे जो हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है, उनके बीच में गैप दिखाई नहीं देते, लेकिन टेलीस्कोप से वो गैप दिखाई देता है, तो उसमें उसको रिजोल्यूशन के कारण होता है वो, इसलिए ये रिजोल्विंग पावर है। तो टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर होती है, रिजोल्विंग लिमिट पहले RL ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की जो RL होगी वो पहले नंबर पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरे नंबर पर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर। D क्या है यहाँ पे, D यहाँ पर है डायमीटर ऑफ ए ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये लेंस जो है, आगे वाला लेंस जो है उसका ये डायमीटर कितना है, जितना बड़ा डायमीटर होगा ना उतनी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा लाइट आएगी। तो इसका मतलब जितना छोटा डायमीटर होगा और जितनी क्लियर करके दिखाएगा उतनी ज़्यादा रिजोल्विंग पावर। तो छोटा है तो ज़्यादा रिजोल्विंग पावर, बड़ा है तो कम रिजोल्विंग पावर। इसका मतलब रिजोल्विंग लिमिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो इसका मतलब ये हुआ कि RL ऑफ टेलीस्कोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए इक्वलिटी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं 1.22 लैम्डा बाई D, ये रिजोल्विंग लिमिट हो गई 1.22 लैम्डा बाई D। देयरफॉर रिजोल्विंग पावर RP क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ RL। इसका मतलब RP इज इक्वल टू हो जाएगा D बाई 1.22 लैम्डा। ये रिजोल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं इसमें अनपोलराइज लाइट में क्या होता है भाई, कि जो ओसिलेशंस होते हैं उसके लाइट के ओसिलेशंस किसके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो है ना वो एक EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और EM वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और लाइट जिधर जा रही है उसकी डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब X, Y और Z डायरेक्शन बढ़ाएं तो अगर लाइट की वेव X एक्सिस की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका, मान लो अगर Y एक्सिस की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका Z एक्सिस की तरफ होगा। ऐसे ये ऐसे ओसिलेशन बढ़ेंगे उसके, ठीक है, परपेंडिकुलर। मतलब ये लाइट जो होगी ये उसका लाइट उसका वे ओसिलेशन हो गया, तो ये उसका ये ओसिलेशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर। इस टाइप में जो है लाइट वेव बनेगी, ठीक है। अगर इसको हम नीचे की फॉर्म दिखाते हैं तो ये ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में दिख जाएगी। तो लाइट वेव जो है उसमें दो फील्ड ओसिलेट करते हैं और दोनों लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं। लेकिन जो अनपोलराइज लाइट होती है उसमें जो ओसिलेशन होंगे ना वो सभी डायरेक्शंस में होंगे। लाइट वेव के जो ओसिलेशन होंगे वो हर एक डायरेक्शन में होंगे। अगर लाइट वेव इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ओसिलेट कर सकता है, इधर भी ओसिलेट कर सकता है, थोड़ा सा तिरछा भी ओसिलेट कर सकता है, ऐसे इससे तो 90 डिग्री पर ही है, लेकिन इस डायरेक्शन के 90 डिग्री ये भी है। इस पेन को चारों तरफ घुमा दो, ठीक है ना, ये सारा इसके 90 डिग्री पर ही है। तो लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन हर एक डायरेक्शन में मिलेंगे, परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन के, ठीक है। तो उस लाइट को बोला जाता है अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि लाइट वेव कंसिस्टिंग, अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो जाती है, इन अनपोलराइज्ड लाइट द इलेक्ट्रिक एंड
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। फील्ड वेक्टर से ओसिलेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में ओसिलेट्स करते हैं। इन डिफरेंट डायरेक्शंस या ऑल डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं। ऑल डायरेक्शंस भी, इसका मतलब ये है कि सभी डायरेक्शंस के अंदर ओसिलेट करेंगे। और हमें ये तो पता ही है कि परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की, ठीक है। तो उस लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। मतलब ये जो लाइट जा रही है, अगर लाइट की वेव इधर जा रही है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हर एक डायरेक्शन में इसका ओसिलेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कोई से का समझ सकते हो तुम, किसी एक फील्ड का ओसिलेशन है, मतलब फील्ड जो है वो कम ज़्यादा होता है। तो मान लिया ये हर एक डायरेक्शन में होगा। इस लाइट को कहा जाएगा अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब होता है पोलराइज्ड लाइट। तो जो पोलराइज होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो ओसिलेशन होगा वो केवल एक डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक में है तो उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसका भी एक में मिलेगा, यानी कि सिंगल डायरेक्शन के अंदर ओसिलेशन होगा। पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट के अंदर क्या होता है, इन पोलराइज्ड लाइट the oscillations of electric or magnetic vector of its electric or magnetic field vector, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से आर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होंगे। केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर ओसिलेशन होगा, मतलब एक ही कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक होगा तो मैग्नेटिक का भी। जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट इधर जा रही है तो ये अगर डायरेक्शन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो मैग्नेटिक की ये हो जाएगी बस। अब इस लाइट में ओसिलेशन जो है, हम मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ यही लेंगे, लाइट की डायरेक्शन ये है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है बस। इस लाइट को कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। ये वो थी अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो लाइट थी अनपोलराइज्ड थी, इसमें कई ओसिलेशन थे डिफरेंट डायरेक्शंस के, ठीक है। और ये है पोलराइज्ड लाइट, केवल एक ही डायरेक्शन के ओसिलेशन मिलेंगे हमें, ठीक है। जो हमारे हेलमेट होते हैं, लोकल क्वालिटी का अगर शीशा होता है तो हमें जो है वो सामने वाले व्हीकल की जो लाइट होगी ना वो बिखरी हुई दिखाई देगी। देखना सामने से तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लाइट के बिखर जाती है, हर एक डायरेक्शन के अंदर ओसिलेशन दिखाई देते हैं। और अगर हेलमेट बढ़िया क्वालिटी का है, पोलराइज लगे हुए हैं उसमें, तो सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन के ओसिलेशन दिखते हैं लाइट के, मतलब एक ही डायरेक्शन की लाइट महसूस होती है और हमें साफ दिखता है रोड। तो जो विंड स्क्रीन होती है गाड़ियों की, उसमें पोलराइज लगे होते हैं। हेडलैम्प होते हैं, उनमें पोलराइज लगे होते हैं। लो बीम और हाई बीम करते हैं ना, तो जब हाई बीम करते हैं तो केवल सामने वाले पोलराइज में से लाइट पास होती, नीचे वाले में से नहीं होती। और लो करते हैं तो नीचे वाली ट्यूब है ना, सिर्फ नीचे वाले पोलराइड काम करते हैं। जो नीचे वाली ट्यूब जल जाती है, ऊपर के पोलराइड जो है वो हेडलाइट के अंदर जैसे बीच वाली ट्यूब जलाती तो केवल ये पोलराइज काम करेंगे, नीचे वाले पोलराइजर काम नहीं करेंगे, तो सीधी लाइट हो जाएगी। और नीचे वाली ट्यूब जलाते हैं तो ये जो लाइट है, ये पोलराइज जो है ना ये काम करते हैं नीचे वाले, इसके सामने वाले, ये ऊपर वाले काम नहीं करते, तो लाइट ज़्यादा दूर नहीं जाती, नीचे गिरती है। पोलराइड्स का यूज़ कहाँ होता है? हेडलैम्प्स में। और पोलराइजर क्या होते हैं? जो लाइट को पोलराइज करते हैं। तो इसका मतलब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पोलराइजिंग द अनपोलराइज लाइट।
उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ये कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। पोलराइजेशन इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ए पोलराइजिंग द अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। और पोलराइजेशन जिनसे करवाई जाती है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करते हैं, उनको कहा जाता है पोलराइजर। ठीक है। जैसे ये पोलराइजर है, ये गिलास के बने होते हैं, ट्रमलाइन गिलास के बने होते हैं, निकोल प्रिज्म होता है। ये लाइट ऐसे थी, इसमें डिफरेंट ओसिलेशन थे, लेकिन जब ये लाइट पास हुई, इस पोलराइजर की प्लेन ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के ओसिलेशन तो ये रोक, इस एक्सिस के ओसिलेशन तो ये पास कर देगा और बाकी ओसिलेशंस को रोक देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जब इसमें से पास होगी, अनपोलराइज लाइट, तो ये केवल सिर्फ इन ओसिलेशंस को पास करेगा, बाकी ओसिलेशन रोक दिए जाएंगे। तो ये पोलराइज होगी, ये अनपोलराइज होगी। ये अनपोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट है। ठीक है। और ये लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है, हम दूसरे पोलराइजर से चेक कर सकते हैं। अगर हम कोई दूसरा पोलराइजर जिसका एक्सिस इस पोलराइजर के एक्सिस से डिफरेंट एंगल बना रहा है, लगभग 90 मान के चलते हैं, मतलब उसका जो एक्सिस होगा ना वो ये होगा। अब हमने ये पोलराइजर लगा दिया ऐसे, इस पोलराइजर से आगे अगर लाइट जीरो हो जाती है, कोई भी लाइट नहीं निकल रही, तो इसका मतलब होगा कि ये लाइट पोलराइज है। ठीक है। क्योंकि इस पोलराइजर का एक्सिस ये था, उसका एक्सिस इसके परपेंडिकुलर था, तो इसमें से जो लाइट पास हुई उसका एक्सिस ये है, जबकि इसका तो ये था, तो इस एक्सिस की तो लाइट जो है वो इसमें से तो पास हो गई, लेकिन आगे जब है ना उसका एक्सिस ये हो गया, तो ये एक्सिस अब रुकावट मानेगा। अब कैसे पास होगी, इसको रोक देगा। तो अगर एनालाइजर के आगे लाइट जो निकले उसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाए, निकलेगी नहीं। तो अगर इससे आगे लाइट की इंटेंसिटी जीरो मिलती है तो ये पोलराइज लाइट थी, और अगर इधर कोई ना कोई लाइट पास हो जाती है तो अनपोलराइज लाइट थी। ठीक है। फिर हम इसको, अब तो ये परपेंडिकुलर सेट किया था, इसी एक्सिस में अगर सेट कर देते हैं हम, इसके एक्सिस में अगर हमने सेट कर दिया, भाई इधर लाइट थी अनपोलराइज्ड, ये इधर तो अनपोलराइज लाइट है, ये होगी पोलराइज। एक बार तो हम उसको 90 डिग्री पे सेट करते हैं, एक बार बिल्कुल उसकी प्लेन के सामने ही सेट करके देख लेते हैं। तो अब अगर लाइट पास होगी इधर, तो इसका मतलब ये पोलराइज है। मतलब 90 डिग्री पे सेट करने से अगर इंटेंसिटी जीरो हो जाए तो है वो पोलराइज लाइट, और अगर 90 डिग्री पे सेट करने से इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है तो अनपोलराइज लाइट। ठीक है। इसका एक्सिस ये था, उसके सामने ऐसे लगा दें हम, जैसे दो हाथों से। ये एक हाथ हमारा ये पोलराइजर है, इसने लाइट को पोलराइज किया, तो अगर इसके सामने कर देंगे तो इंटेंसिटी निकलेगी। और अगर ऐसे 90 डिग्री पे सेट कर दे तो इसकी इंटेंसिटी को ब्लॉक अगर कर दे कम्प्लीटली, तब तो वो पोलराइज है, नहीं तो नहीं है। ठीक है।